नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आज हमारा विषय है मुक्त समाज और वैश्विक सहयोग। G7 शिखर वार्ता के आउटरीच सेशन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्डिंग बैक टुगेदर ओपन सोसाइटीज एंड इकोनॉमिक्स यानी कि संयुक्त पुनर्निर्माण, मुक्त समाज और अर्थव्यवस्थाएं सत्र को संबोधित किया और कहा कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता भारत की सभ्यता में रची बसी है। प्रधानमंत्री ने खुले और लोकतांत्रिक समाजों को एकजुट होकर काम करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक समाजों को अपने मूल्य की रक्षा करने और बढ़ती हुई वर्तमान चुनौतियों का जवाब देने के लिए एक दूसरे के हाथों को मजबूत करने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत तानाशाही, आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद, झूठी सूचनाओं और आर्थिक जोर जबरदस्ती से पैदा होने वाले खतरों और साझा मूल्यों की रक्षा करने के लिए G7 और अतिथि देशों का स्वाभाविक सहयोगी है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई नेताओं द्वारा जताई गई चिंता को साझा किया कि खुले समाज में झूठी सूचनाएं फैलने का खतरा जो है वो ज्यादा होता है और जोर दिया कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए साइबर परिवेश को सुरक्षित रखने की बेहद जरूरत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक समुदाय ये सुनिश्चित करे कि लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाया जाए और इन मूल्यों को किसी भी कीमत पर ठेस ना पहुंचे। अभिव्यक्ति की आजादी पर इस ज्वाइंट स्टेटमेंट पर G7 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान के अलावा 4 जो अतिथि देश थे यानी कि भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने हस्ताक्षर किया है। इस बार के G7 समिट का आयोजन कर रहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन ने इस समूह को डेमोक्रेसी 11 का भी नाम दिया। आज की चर्चा में हम समझने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान वैश्विक जो चुनौतियां हैं उसे लेकर मुक्त समाज और वैश्विक सहयोग कितना जरूरी है। इस सेशन में प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया है उससे निकला संदेश क्या है और वो कितना महत्वपूर्ण है। और चर्चा में मेरे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़े हैं, आपसे उनका मैं परिचय करवा दूं। मेरे साथ अनिल वाधवा हैं, आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। साथ ही प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हैं, आप चेयरपर्सन हैं CIPOD। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत अनिल जी मैं आपसे करना चाहूंगी। इस सत्र में प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से G7 देशों को जो संबोधन दिया है, खासकर जो उनका जोर रहा लोकतांत्रिक साझा मूल्यों को एक साथ लेकर चलने का, वर्तमान जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए, और उन्होंने वकालत की मुक्त समाज की। प्रधानमंत्री के संबोधन से निकले संदेश को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज विश्व भर एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर है जहां हमारी स्वतंत्रता और लोकतंत्र को कई तरह की चुनौतियां हैं, जैसे सत्तावाद है, चुनावी हस्तक्षेप है, भ्रष्टाचार है और आर्थिक नियंत्रण है, और फिर जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा सूचना के हेरफेर है और दुष्प्रचार है, और ऑनलाइन कई तरह की खबरें निकाली जाती हैं जिससे प्रेरित होकर लोग काम करने लगते हैं और मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है और उन्हें दुष्व्यवहार का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इनके चलते जो G7 देशों ने एक अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जो जॉइंट स्टेटमेंट पर उन्होंने काम किया, और ये जो अभिव्यक्ति है उसमें G7 देशों के अलावा हमने देखा कि उसमें भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने भी हस्ताक्षर किया है। तो इसके चलते प्रधानमंत्री के लिए बहुत ज़रूरी था कि उन्हें इन सभी मुद्दों को उठाना था, और उन्होंने बहुत बारीकी से हर मुद्दे को उठाया और हर एक मुद्दे को लेकर उन्होंने ये कहा कि हमें ऐसा अवसर बनाना चाहिए कि जो डेमोक्रेटिक देश हैं, जो लोकतांत्रिक देश हैं, उनको किसी प्रकार का खतरा ना हो, और खतरा ना हो उसके लिए सोशल मीडिया जिस तरह से काम करता है कई देशों में,
तो उसको नियंत्रण रखने में बहुत ज़रूरी है। और साइबर जो सिक्योरिटी है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो खुले समाजों को काफ़ी खतरा है, और उसके लिए साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना पड़ेगा। तो इन्हीं मुद्दों के चलते प्रधानमंत्री ने कई खतरे दिखाए दूसरे जी। देशों को। और भारत ने अपनी जो डोमेस्टिक सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारे मुद्दे सभी के सामने रखे। जी बिल्कुल। प्रोफेसर स्वर्ण, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और प्रधानमंत्री ने ये जो सत्र था, बिल्डिंग बैक टुगेदर ओपन सोसाइटीज एंड इकोनॉमिक्स, जिस मुख्य बात पर प्रधानमंत्री का जोर था कि लोकतांत्रिक जो देश हैं और इनके जो साझा मूल्य हैं उनको लेकर चलने की जरूरत है, और इन चुनौतियों के बीच इन लोकतांत्रिक मूल्यों को कोई ठेस ना पहुंचे, इसे सुनिश्चित करने की जरूरत है। ये कितना बड़ा संदेश रहा इस सेशन के दौरान प्रधानमंत्री का? भारतीय प्रधानमंत्री के इस भाषण को अलग अलग तरह से देखा जा सकता है। जी। सबसे पहले तो जैसा आपने कहा कि पूरे G7 शिखर सम्मेलन का ध्यान ही बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जिसको B3W भी कहा जा रहा है, उसमें आर्थिक व्यवस्था की बात हुई, वहां के राजनीतिक ढांचों की बात हुई, और खासकर जो सर्वव्यापी महामारी है उसको लेकर भी बातचीत हुई। हम बात कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के भाषण, जो खुला समाज बनाने का एक बयान आया है जी, उसमें भारत के प्रधानमंत्री के भाषण का क्या असर रहा जी। तो जाहिर है, जैसा कि भाषण में कहा ही गया कि भारत की परंपरा में, इतिहास में, सभ्यता में लोकतंत्र हमारी जड़ों में है एक तरह से। तो इस तरह से आप देखें कि जो 11 लोकतांत्रिक देश वहां जुड़कर इकट्ठे हुए, उनमें 3 देश मुझे लगता है सबसे अहम हैं लोकतंत्र के नजरिए से। सबसे पहले तो जो मेजबान देश है ब्रिटेन, वो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है आज के संदर्भ में, जिस तरह का लोकतंत्र हम बनाना चाहते हैं। अमेरिका सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र माना जाता है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो इन तीनों देशों के नेताओं के नजरिए को मुझे लगता है कि थोड़ी ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए, और दी गई होगी। और उसमें खास बात यह समझना जरूरी है कि ये जो खुले समाज को लेकर बयान आया है 11 देशों का, वो कोई दावा नहीं करता किसी तरह का भी कि हमारे ढांचे किस तरह से हैं। वो अपनी आकांक्षाओं, उद्देश्यों, उपेक्षाओं को जो है वो साझा करता है कि हम आने वाले समय में दुनिया को और अपने देशों को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। और हर समय देखें, अलग अलग इतिहास के अध्याय में आप जाएं तो लोकतंत्र को हमेशा से कोई ना कोई चुनौती का सामना करना पड़ता रहा है। तो आज लोकतंत्र को क्या चुनौतियां हैं, उनका जिक्र भारत के प्रधानमंत्री ने किया। जैसे साइबर स्पेस की बात की कि उसमें झूठी सूचनाएं आ जाती हैं, तो उसका कुछ हद तक संकेत आप भारत के अंदरूनी तालमेल को लेकर भी देख सकते हैं कि भारत सरकार जिस तरह से ट्विटर और फेसबुक को कुछ नियंत्रण में लाना चाहती है, तो वहां भी संदेश जाता है, पूरे विश्व में भी संदेश जाता है। विश्व के ढांचे किस तरह से तैयार किए जाएं, वहां किस तरह से समानता लाई जाए, पेंडेमिक में सबकी इम्यूनिटी बराबर कैसे समझी जाए। तो पूरे विश्व स्तर पर भी और घरेलू स्तर पर भी, दोनों तरह से, और ऐतिहासिक तौर पर भी आप उसको समझ सकते हैं कि किस तरह की जो भारत की मान्यताएं हैं, जो मूल्य भारत के हैं, वो दुनिया से कैसे साझा किया जाए। ये एक कोशिश थी कि हमारी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं क्या हैं आने वाले समय के लिए। जी बिल्कुल। अनिल वाधवा सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कही, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तो इसे डेमोक्रेसी 11 का भी नाम दिया। जो लोकतांत्रिक साझा मूल्यों की बात हो रही है, और इसे लेकर प्रधानमंत्री ने एक अहम बात यह भी कही कि जो मुक्त समाज है उसके अपनी चुनौतियां और खतरे भी हैं। साइबर हमलों का उन्होंने इसको लेकर जिक्र भी किया, और ऐसे में इन चुनौतियों से निपटने के लिए जो वैश्विक सहयोग है उसको बहुत जरूरी बताया उन्होंने। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज वर्ल्ड जो है, जिसको हम कहते हैं इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, और इसमें जो सोशल मीडिया के जो साधन हैं वो भी इंटरकनेक्टेड साधन हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर देश
अपनी जो विशेषताएं हैं उनको उनको सामने रखते हुए अपने कदम अच्छी तरह से ले सके ताकि समाज की सुरक्षा हो सके। तो इसके चलते भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें सभी को अधिकार है, हर एक नागरिक को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का जैसे अधिकार है और शांतिपूर्ण इकट्ठा होने और संगठन बनाने का अधिकार है, एक पारदर्शी शासन व्यवस्था का अधिकार है। लेकिन इन सभी के चलते उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं और उन्होंने इसीलिए ये कहा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही हमको लोकतंत्र की रक्षा कैसे करनी है इसको देखना पड़ेगा और लोगों को किस तरह से जो जो आजकल के साइबर थ्रेट्स हैं और जो बाकी जो थ्रेट्स विश्व भर में पैदा हुए हैं कुछ पिछले सालों में, उनसे हमें कैसे बचना है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक वर्ल्ड कॉम्पैक्ट इस पे बने और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पूरी विश्व जो है वो इस पे ऊपर साथ आए और उसके ऊपर अपनी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो तो एक जगह पर है, लेकिन किस तरह से इसको हम अपने जो विशेष सर्कमस्टांसेस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए किस तरह से हम पॉलिसी बना सकें। जी जी बिल्कुल। प्रोफेसर स्वर्ण, प्रधानमंत्री जी ने जो एक अहम बात का जिक्र किया कि मौजूदा जो चुनौतियां हैं उसमें उससे निपटने के लिए भारत का जो सहयोग है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमितों के इलाज के लिए जो संबंधित टेक्नोलॉजी है, WTO में ट्रिप्स छूट की उन्होंने बात की और उसको लेकर उन्होंने व्यापक समर्थन की अपील की, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो साझा मूल्य हैं, साझा चुनौतियां हैं, उसका सामना भी हम साझा सहयोग के जरिए ही कर सकते हैं। कितनी महत्वपूर्ण रही ये बात? इसका महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए करीब करीब 18% मानव जाति भारत में ही रहती है जी। तो भारत किस तरह से अपनी चुनौतियों को सुधारता है, चाहे वो सर्वव्यापी महामारी को लेकर हो या लोकतंत्र को लेकर हो, उसका सीधा असर पूरे विश्व पर पड़ता है। और न केवल यहाँ आप महामारी को लेकर बात करते हैं तो भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है वैक्सीन को लेकर। तो जो शक्तिशाली या अमीर लोकतंत्र देश हैं जैसे G7 देश हैं, वो शायद वित्तीय और तकनीकी सहायता का तालमेल बना सकते हैं भारत के साथ। और वहीं पर बात होती है कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है इनको वेवर देना जरूरी है, क्योंकि यदि हम आज भी राष्ट्र या क्षेत्र के नजरिए से इस महामारी को देखते रहे तो शायद उसको हम सुलझा नहीं पाएंगे। ये मानव जाति की चुनौती है, इसलिए सभी राष्ट्रों को जुड़ना होगा और जो राष्ट्र उसमें जो भी योगदान दे सकता है, जैसे भारत ने कहा कि हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे हम वैक्सीन मुहैया करा रहे हैं लोगों को या जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनको हम जोड़ते हैं, जानते हैं उनके बारे में, वो प्लेटफॉर्म हम दुनिया के साथ तालमेल बनाकर आदान प्रदान कर सकते हैं उसका। और हमारे वैक्सीन दुनिया भर में जाते रहे हैं पहले भी और फिर से जाने शुरू हो सकते हैं। तो ये सभी देशों को आपस में तालमेल बनाना होगा और इसीलिए मुझे लगता है कि ये 4 देश जो जोड़े गए हैं G7 के साथ, वो ये समझ को दिखाता है कि उनका जो शुरुआत में एक तरह से जो राष्ट्रवाद था, जो जिसको वैक्सीन नेशनलिज्म भी कहा गया, वो थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आता है और भारत और दूसरे देशों को साथ जोड़कर किस तरह से ये महामारी से लड़ा जाए और ठीक उसी महामारी से लड़ने में किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व का शासन है उसमें भी लोकतंत्र लाना जरूरी है, जो उसमें एसिमेट्रिक है उसको हटाना जरूरी है, ताकि ये जो सहायता है सभी लोगों को, विकसित देशों को, कम विकसित देशों को और विकासशील देशों को, सभी को मुहैया कराई जा सके। इसलिए मुझे लगता है कि भारत एक बड़ा लोकतंत्र और बड़ा वैक्सीन उत्पादक होने की वजह से बहुत ही एक तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हम कोशिश करें, चाहे वो पेंडेमिक से लड़ने की बात हो या वो लोकतंत्र बनाने की बात हो। बिल्कुल, इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए वैश्विक जो एकजुटता है वो बेहद जरूरी है और प्रधानमंत्री ने इस पर खासा जोर दिया अपने संबोधन में। अनिल वाधवा, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्य को हासिल करने की राह पर भारत इकलौता G20 देश है। जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं,
तमाम देशों के अपने कंसर्न हैं, कितनी इंपॉर्टेंट ये समस्या है, हम इसको समझते हैं। दुष्परिणामों को लेकर भी वैश्विक समुदाय चिंतित है। लेकिन जो प्रधानमंत्री का संदेश था कि दरअसल इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी का सहयोग, सभी की एकजुटता और अपने हितों से ऊपर उठकर वैश्विक हितों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने की बेहद जरूरत है। जैसे कि आपने कहा और प्रधानमंत्री ने ये इस पर जोर दिया है कि जब तक सभी देश, स्पेशली जो विकसित देश हैं, वो इसमें अपना योगदान नहीं देंगे तो सब लोग मिलकर जब तक काम नहीं करेंगे तो जो लक्ष्य रखे गए हैं पेरिस एग्रीमेंट में वो पूरा नहीं कर सकते। और भारत ने अपनी तरफ से जो लक्ष्य रखे थे उनको पूरा करने की तरफ भारत अग्रसर है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और G20 के कंट्रीज हैं उसमें भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके जो टारगेट्स हैं वो अपनी राह पर हैं। और उसके साथ साथ भारत ने जो 2 डिग्रीज का जो टारगेट है वो सामने रखा हुआ है और अभी उसी की तरह अग्रसर है। तो हम देखें कि भारत में ही जो ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज का टारगेट है, सोलर एनर्जी हो या विंड एनर्जी हो, उसकी ओर भारत अच्छी तरह से अग्रसर है। और भारत ने यह भी कहा है कि जब तक जो विकसित देश हैं वो क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कैसे अपने देशों में बदलाव ला सकेंगे। तो उसकी तरफ उन्होंने जमकर इशारा किया, क्योंकि अभी तक जो उनकी जो कमिटमेंट्स थी उन पर उन्होंने काम नहीं किया है। और इस बार फिर आपने देखा कि G7 के जो मीटिंग हुई है इसमें फिर से उन्होंने ये कहा है कि वो लोग अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे, पर ऐसा कई बार हो चुका है और अभी तक इसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। इसके साथ साथ भारत ने यूके जैसे देश के साथ पैसिफिक आइलैंड्स के लिए जो डिजास्टर रिलीफ के बारे में जो जॉइंट प्रोजेक्ट अग्री किया है, या फिर हम देखें जो भारत ने जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस या डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ जो अपनी जिम्मेदारी हम पूरी करी हैं, और जिस तरह से भारत जो लैंड रिक्लेमेशन की तरफ अग्रसर है भारतवर्ष में ही, तो हम देखें तो काफी सारे जो कदम हैं भारत ने उठाए हैं, लेकिन बाकी देशों में को भी इसमें अपना रोल जरूर प्ले करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और इसके बिना लक्ष्यों को प्राप्त करना कहीं ना कहीं मुश्किल है और प्रधानमंत्री ने इसका संकेत भी दिया। प्रोफेसर सोरेन, अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करें, उसकी स्थिरता की बात करें, तो सभी पूरा जो वैश्विक समुदाय है उसको लेकर वो उनका कंसर्न मौके मौके पर जब भी बैठकें होती हैं तो दिखता है। G7 नेताओं ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र पर अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है अपने जॉइंट स्टेटमेंट में। लेकिन अगेन जो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लक्ष्य भी या इसकी स्थिरता भी साझेदारी और सहयोग के बिना जो है वो अधूरी है। इसको लेकर आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए जो देश हैं, सदस्य देश हैं या आमंत्रित देश हैं, उनकी एकजुटता, एक मुद्दे को लेकर, स्थिरता को लेकर एक मत होना और इसको लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना है? भारत की ओर से क्या नीति होगी, क्या सोच होगी हिंद प्रशांत महासागर पर, इसका बड़ा अच्छा व्याख्यान प्रधानमंत्री ने एक 2018 जून में शैंग्री-ला डायलॉग सिंगापुर में अपने भाषण में किया था जी। और मोटे तौर पर उन्होंने ये कहा था कि ये पूरा जो क्षेत्र है उस पर बातचीत या उस पर जितने भी इनिशिएटिव हो वो सब इंक्लूसिव होने चाहिए, वो एक्सक्लूसिव क्लब नहीं बनना चाहिए कुछ देशों का, और ना ही उसको हम मिलिटराइज होते देखना चाहते हैं। तो ये मोटे तौर पर दो चीजें भारत ने कही थी ताकि ध्यान जो है वो पूरा विकास की ओर जुड़ा रहे और साझेदारी उसमें बने। और जाहिर है कि उसके बाद एक के बाद एक देश, चाहे वो हाल ही में ग्लोबल ब्रिटेन का जो फोकस है वो भी एंगेज होना चाहते हैं हिंद प्रशांत महासागर में, उसी तरह से फ्रांस भी एंगेज होना चाहता है प्रशांत महासागर में। यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में अपनी एक स्ट्रेटजी, रणनीति का
खुलासा किया है कि वो हिंद प्रशांत महासागर में, तो उसकी शायद कारण ये भी है कि 21वीं शताब्दी में, जिसको कभी कभी एशिया या एशिया प्रशांत की शताब्दी भी कहा जाता है, तो तेजी से बढ़ते हुए आर्थिक वृद्धि दर जो है वो इस क्षेत्र में ज्यादा है। इसीलिए पर डॉलर रिटर्न्स जो है निवेश करने पर वो भी यहाँ ज्यादा है। इसलिए सारे विकसित देशों का ध्यान जो है वो हिंद प्रशांत महासागर में बढ़ता हुआ नजर आया है। और यहाँ पर अपने जो लोकल इंपॉर्टेंट देश हैं उनमें भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। आप देखें अंग्रेजी में उसको इंडो पैसिफिक भी कहते हैं, हालांकि कभी भी लगता है कि वो इंडिया का उसमें नाम है, हालांकि वो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन की बात करते हैं। तो भारत का रुझान हिंद प्रशांत महासागर में किस तरह की रणनीति बनेगी, क्या नए एक्सपेरिमेंट होंगे, उसमें बहुत ही अहम है। और भारत ने हमेशा ये कहा है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय होने चाहिए, ठीक उसी तरह से इस क्षेत्र में भी सभी को साथ लेकर चलना होगा। और कभी कभी भारत की बात कुछ देशों को अलग भी लगती है, क्योंकि कुछ देश नहीं मानते कि चीन या रूस को इस पूरे क्षेत्र में साथ जुड़ना चाहिए या साथ लेकर चलना चाहिए, जबकि भारत ये मानता है कि रूस और चीन को भी इसमें साथ लेकर चलना चाहिए हमें। तो ये साझेदारी की जो बात है और जो समझ है भारत की, वो हिंद प्रशांत महासागर के पूरे जो डिबेट है, जो बातचीत है, उसमें हमेशा नजर आती है। और मुझे लगता है कि बहुत से ज्यादा देश, आसियान देशों ने भी ठीक उसी तरह का रवैया हाल में अपनाया। आसियान आउटलुक और इंडो पैसिफिक एक उन्होंने व्याख्यान जारी किया है। तो भारत की जो सोच है उससे दूसरे देश जुड़ते हुए मुझे नजर आते हैं। जो इसीलिए आखिरी बात ये जोड़ दूं इसमें, एक जो छोटा सा ग्रुप है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, मार्च में उनका शिखर सम्मेलन भी हुआ था। तो कभी कभी लगता था कि ये एक छोटा सा गुट कुछ अलग करना चाहता है। उसमें भी आप देखें पेंडेमिक के चलते आज महामारी के दौरान में क्वाड प्लस और क्वाड प्लस प्लस की बात होनी शुरू हो गई है। उसमें बहुत से देश जुड़ना चाहते हैं और जो उसके 4 देश हैं, मेंबर हैं, वो भी सदस्य दूसरे देशों को जोड़ना चाहते हैं अपने साथ। तो ये साझेदारी की सोच मुझे लगता है कि ये भारत की हमेशा से रही है और ये ज्यादा से ज्यादा प्रभावी होती नजर आती है हिंद प्रशांत सागर के डिबेट्स और व्याख्यान में भी। बिल्कुल, और ये सोच जो है भारत की वसुधैव कुटुंबकम की सोच पर आधारित है, जो समय समय पर भारत वैश्विक मंच पर रखता है, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो सोच है वो भी निहित है। अनिल वाधवा जी, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र भी दिया, जिसका कि जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल समेत कई देशों ने इसका खुलकर समर्थन भी किया और इसकी तारीफ भी की। जब वन अर्थ और वन हेल्थ की बात प्रधानमंत्री करते हैं तो जाहिर तौर पर जो महामारी का दौर चल रहा है या वैश्विक समुदाय के स्वास्थ्य की जब बात होती है तो उसमें टेक्नोलॉजी हो या फिर तकनीक, वैज्ञानिक, चिकित्सा, सभी तरीकों से वन अर्थ वन हेल्थ को सपोर्ट करने की जरूरत का संदेश कहीं ना कहीं उसमें निहित होता है। प्रधानमंत्री ने जो बात रखी उससे क्या संदेश निकला है? इसमें 2 मेन संदेश हैं। एक तो पहला कि इस वैश्विक महामारी के चलते हम किसी देश को पीछे नहीं छोड़ सकते। जब तक सभी देशों की मदद ना की जाए महामारी खत्म नहीं हो सकती। दूसरा, इसके लिए हमें सभी देशों को साथ में लेकर चलना होगा और उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि जो WHO जैसे संगठन है और WTO जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम ये इस बात पर जोर दें कि जो वैक्सीन्स और जो इक्विपमेंट की जब बात करते हैं तो उसके लिए जो साधन हमें चाहिए, तो ट्रिप्स का एक एग्रीमेंट है, जब तक उसमें रिलैक्सेशन नहीं होगा तो बड़े तौर पर वैक्सीन प्रोडक्शन के ऊपर रोक लग सकती है। इससे जो विकासशील देश हैं, स्पेशली डेवलपिंग साउथ जिसको हम बोलते हैं, उनको वैक्सीन मुहैया कराने में कई दिक्कतें आ सकती हैं और इसके चलते जब तक पूरे विश्व में वैक्सीन की उपलब्धि ना हो तो ये जरूरी नहीं कि हम इस महामारी से जूझ पाएं, अच्छी तरह से जूझ पाएं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि वेरिएंट्स काफ़ी निकल रहे हैं। जितनी देर लगेगी इसमें वैक्सीनेशन में, उतनी ही दिक्कतें आगे पैदा होंगी। तो भारत ने ये प्रस्ताव रखा है WHO में पहले और उसके बाद ये WTO में जाएगा प्रस्ताव कि जो ट्रिप्स का जो वेवर है
वो जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि जो साधन हैं वैक्सीन बनाने के वो सभी देशों को मुहैया हम करा सकें और सभी देशों को हम साथ में लेकर चलें और किसी को पीछे नहीं छोड़ें। जी बिल्कुल। प्रोफेसर शरण, प्रधानमंत्री ने जो कहा कि मौजूदा वक्त में जो सबसे बड़ा वैश्विक संकट है उसका समाधान करने के लिए भारत का जो सहयोग है, उसका समर्थन है, इसके बिना ये संभव नहीं है। मैं जानना चाहूंगी कि इसके पीछे प्रधानमंत्री का क्या संदेश था जब वो ये भी कह रहे थे कि भारत स्वास्थ्य सहित सभी बड़े मुद्दों पर G7 और अतिथि साझेदारों के साथ गहराई से जुड़ा रहेगा। भारत की जो इम्पोर्टेंस है, भारत की जो भूमिका है इन चुनौतियों से निपटने के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहले तो क्योंकि भारत एक प्राचीन सभ्यता है, इसलिए सोच उनकी बहुत ही जटिल और इवॉल्व है एक तरह से। तो हम जब भारत में स्वस्थ की बात करते हैं तो वो एक सकारात्मक सोच है, वो बीमारी दूर करने की बात नहीं है। तो आज पूरे विश्व में जो वेलबींग को साथ जोड़ा जाता है हेल्थ के साथ, तो वो भारत की सोच हमेशा रहा है। तो स्वस्थ रहना भारत में जरूरी माना गया है। आज के संदर्भ में देखें तो चाहे वो हेल्थ सेक्टर की वर्कफोर्स हो या वो मेडिसिन प्रोडक्शन हो, वैक्सीन प्रोडक्शन हो, भारत बहुत बड़ा उसका एक तरह से उत्पादन करता है। भारतीय मूल के नागरिक, भारतीय मूल के लोग आप देखें कि विकसित देशों में आज हेल्थ सेक्टर में कितना योगदान दे रहे हैं। और उसी तरह से भारत का जो आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो किस तरह से नए नए प्लेटफॉर्म बनाता है और बना रहा है। आज कोविन जैसे भारत ने बनाया है, तो उसको भी भारत दूसरे देशों के साथ साझा करना चाहता है। और उसके साथ साथ बड़ा उत्पादन हमारी वैक्सीन का तो है। और खास बात यह है, दुनिया में भारत शायद इकलौता देश है जो इतना बड़ा दवाइयों का उत्पादन करता है और इतने कम उसकी कीमत पर उत्पादन करता है। तो क्योंकि विश्व में ज्यादातर देश जो हैं वो विकासशील और कम विकसित देश हैं, इसलिए उन देशों के लिए जो सहायता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमारी दवाइयां वहां बहुत ही सस्ते दामों से पहुंच सकती हैं। और आखिर में मैं जैसे हमेशा कहता हूं, क्योंकि 18% कम से कम जनसंख्या दुनिया की भारत में है, इसलिए भारत यदि अपने लोगों को स्वस्थ कर देता है तो विश्व का बहुत बड़ा हिस्सा अपने आप में स्वस्थ हो जाता है। जी बिल्कुल। चूंकि वक्त की कमी है, कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना होगा, लेकिन आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस विषय पर अपना पक्ष रखने के लिए। तो भारत जिसने ये संदेश दिया वैश्विक समुदाय को, जब हम मुक्त समाज की बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक साझा मूल्यों को सहेजने के लिए वैश्विक समुदाय का एकजुट होना बेहद जरूरी है। खासतौर पे जो वर्तमान चुनौतियां हैं विश्व के समक्ष, उनको और उनसे बेहतर ढंग से निपटने के लिए, और इसमें भारत की जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ देश देशांतर के आज के अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।